मेकिंग गाइडलाइंस सो दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैन बी टेकन। तो उसकी पॉलिसीज जो है एज पर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली भी बनाई जाती है। देन योर स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन, आपका जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है, आपका जो एसबीयू लेवल स्ट्रेटजी है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, इनको आपस में इंटीग्रेट भी करते हैं, राइट? वहां पे भी इनका रोल रहता है। स्टे कनेक्टेड विद एम्प्लॉइज, जब आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल इंटरेक्ट विद योर एम्प्लॉइज एंड यू विल कम टू नो what your employees are actually requiring, whether they are satisfied or not. So employee satisfaction level भी आपको पता चलता है इससे। Then you're saying stay connected with consumer, इसी तरह से आप कंज्यूमर से भी इंटरेक्ट करते हैं, उनको भी ऑब्जर्व करते हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बाइंग कैपेसिटी, एवरीथिंग आप स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। तो आपको भी पता चलता है कि whether your consumers are satisfied or not, whether your company's product or services are helping your consumers to settle their needs or wants or not. Then awareness of global scenario, globally worldwide आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ रही है, राइट? तो ये सारी अवेयरनेस भी आपकी होती है। सो दैट इज व्हाई एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट क्लास? नो सर। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जब भी हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्कैनिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी स्कैनिंग प्रोसेस को। फर्स्ट है फैक्टर्स रिलेटिंग टू नेचर ऑफ एनवायरमेंट। आपका जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है उसका नेचर कैसा है कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उस एनवायरमेंट में कितना फ्लेक्सिबल है, हॉस्टिलिटी, डाइवर्सिटी, यानी ये आपके जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। इस एट्रीब्यूट्स की जो आपकी इंटेंसिटी कितनी हाई है, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। उसके हिसाब से आपकी एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है, राइट? फैक्टर्स रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस है आप, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही एनवायरमेंटल फैक्टर को स्टडी करोगे, बाकी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं करोगे। एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप 100 साल पुरानी कंपनी हो तो आपको बहुत सारे डेटा स्टडी करना पड़ेगा। आपने भी 2 4 5 साल पहले कंपनी स्टार्ट करी है, अभी करिए, तो जितने एज आपकी कम होगी आपको कम फैक्टर्स को एनालाइज कर साइज। अगर इफ यू आर सर्विंग टू योर लोकल एरिया और डोमेस्टिक, या फिर आपका स्टेट लेवल पे कर रहे हैं या नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे, तो आपको अपना साइज देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कितना बल्क साइज है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी डाइवर्सिटी है। जितने ही साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हाई होगा आपको ज्यादा फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, और जितना साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लो रहेगा आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग कम करनी पड़ेगी, कम फैक्टर्स की। नेचर ऑफ द मार्केट, आप किस मार्केट को सर्व कर रहे हैं, आप B2B कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं, B2E कर रहे हैं, तो किस क्या मार्केट में नेचर है उसके अकॉर्डिंगली भी। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, FMCG है, ड्यूरेबल है, किस तरीके का है, राइट? उसके अकॉर्डिंगली। सो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नेचर ऑफ द बिजनेस, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द मार्केट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली भी आपके स्कैनिंग कम करनी है फैक्टर्स को या ज्यादा फैक्टर्स को स्कैन करना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। एनी डाउट क्लास in these 2 points? बेटा कोई डाउट है इन दोनों पॉइंट में? देन थर्ड पॉइंट इज फैक्टर्स रिलेटिंग टू द स्ट्रेटजीज। जो आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, मास्टर लेवल स्ट्रेटजी, जो आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को हम कहते हैं, सब लेवल स्ट्रेटजी जो आपकी एसबीयू लेवल स्ट्रेटजी, और फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी, यानी तीनों लेवल की स्ट्रेटजी जो है वो भी डिपेंड करती है। आप अगर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बना रहे हो तो उसके हिसाब से बड़े बड़े फैक्टर्स को जो है मैक्रो फैक्टर्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप एक एसबीयू लेवल स्ट्रेटजी डेवलप करने जा रहे हैं तो एसबीयू लेवल स्ट्रेटजी के लिए आपको पर्टिकुलर एसबीयू से रिलेटेड फैक्टर्स को करना पड़ेगा। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी डेवलप करें तो उस फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज फैक्टर्स रिलेटिंग टू स्ट्रेटजीज। जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की, उनकी क्या एज है, उनकी क्या एजुकेशन है, वेदर दे आर क्वालिफाइड और नॉट, एक्सपीरियंस्ड और नॉट, राइट? उसके हिसाब से भी वो स्ट्रेटजी पे फर्क पड़ेगा। अगर वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, हाईली एजुकेटेड है, तो
डेफिनेट सी बात है कि वो ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर पाएंगे, उनको पता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग को। अदरवाइज वो अगर ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो लिमिटेड फैक्टर्स को स्टडी करेंगे और हो सकता है उसका स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे जो है इम्पैक्ट पॉजिटिव ना हो आगे चल के। देन मोटिवेशनल लेवल, हाउ योर टीम इज मोटिवेटेड, आपके मोटिवेशन टीम जो है वो मोटिवेट किन चीज जो हो रही है, क्या उस स्टडी से रिलेटेड हमने उनका कुछ रखा हुआ है इंसेंटिव, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल गेन, राइट, बिकॉज एवरीवन नीड्स जो है मोटिवेशन। हर किसी को इन द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मोटिवेशन चाहिए होती है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि मोटिवेशन लेवल कितना है। हाईली मोटिवेटेड होगा तो पूरा एंथुसियाज्म से स्ट्रेटजीज को डेवलप करेंगे। देन एबिलिटी टू विथस्टैंड प्रेशर एंड स्ट्रेन, आप प्रेशर को, स्ट्रेच को, वर्क स्ट्रेच को कितना जो है बियर कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी भी टेस्ट की जाती है। अगर आप ज्यादा प्रेशर नहीं ले पाते हैं, ज्यादा स्ट्रेच नहीं ले पाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो एनालिसिस है वो आप लिमिटेड करके छोड़ देंगे, स्टडी छोटी सी करके छोड़ देंगे, सारे फैक्टर्स को इन डेप्थ नहीं करेंगे। और अगर आप सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं तो आप इन डेप्थ स्टडीज करेंगे, राइट। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आपका जो स्ट्रेटजिस्ट है उनका डिपार्टमेंट से किस तरीके से कनेक्शन है, उनका बोर्ड मेंबर्स में क्या उनका जो रिलेशनशिप है, राइट, उनका डिफरेंट ब्रांचेस में। अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा है तो डेफिनेटली पीपल विल कोऑपरेट यू एंड यू विल गेट द फैक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन टू मेक सम स्ट्रेटजीज आफ्टर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इज दैट क्लियर क्लास? Yes, sir. आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट एनवायरमेंटल स्कैनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ, इसमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग में किसी को डाउट है बेटा किसी भी टॉपिक में, और शुड आई स्टार्ट न्यू टॉपिक? Start new topic, sir. ओके गुड। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जो आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, उसको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पहले कंपटीशन होता क्या है। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंपटीशन? क्लास प्लीज कंट्रीब्यूट। पढ़ के बता दो बेटा सामने स्लाइड पे। क्लास am I audible? सर जो सेम टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं सेम मार्केट में, या फिर आप जब सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को एक ही मार्केट को, एक ही कस्टमर ग्रुप को सेल करते हैं, कॉमन आपके प्रॉफिट गोल्स होते हैं, कॉमन आपके जो मार्केट शेयर गोल्स होते हैं, कॉमन आपके सेल्स अचीवमेंट गोल्स होते हैं, तो वो जो प्लेयर्स हैं इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज, वो आप जो भी फॉर्म करते हो वो एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट रहता है, राइट। जो आपकी राइवलरी होती है दैट इज कॉल्ड योर कंपटीशन। इसमें हम जितने भी आपके मार्केटिंग मिक्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, 7 P's, उनको हम यूटिलाइज करके कंपटीशन में कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टिंक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड आवर कंपटीशन। कंपटीशन को समझना भी बहुत जरूरी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन होता है organizations offering the same product or service to the same customer, right, same customer group को। और आपका indirect competition होता है organization that produce not same, similar product and fulfill similar need। same product में नहीं है, same लेकिन similar product में है, तो वो indirect होता है। for example you can see here Domino's and पिज्जा पापा जॉन्स जो है ये दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, बिकॉज दे बोथ आर सर्विंग सेम प्रोडक्ट, पिज्जा सेल कर रहे हैं डेफिनेटली टू द सेम मार्केट, मार्केट भी इनकी ऑलमोस्ट सेम है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। लेकिन यू कैन सी हियर क्रॉस
जो इनडायरेक्ट कंपटीशन है डोमिनोज का बर्गर किंग के साथ और पिज्जा पापा जॉन्स का मैकडी के साथ, इसमें जो दिखाया मीन्स ये चाहे मैकडी हो या बर्गर किंग हो, ये दे आर सेलिंग बर्गर, सेम प्रोडक्ट नहीं है पिज्जा का, बट डेफिनेटली ऑल्टरनेट टू सेटिस्फाई हंगर है, तो वन ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो इफ समबडी इज प्लानिंग टू गो आउट एंड हैव अ शॉर्ट मील, दे कैन गो टू मैकडी, बर्गर किंग और डोमिनोज पिज्जा एज वेल। तो कहीं ना कहीं अगर इफ दे आर गोइंग टू मैकडी एंड नॉट गोइंग टू डोमिनोज पिज्जा, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोबेबल कस्टमर है वो रह गया। तो कंपटीशन इनसे भी है, बट इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कंपटीशन। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन। Yes, sir. ना कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं? एनी पर्सन और एंटिटी, इंडिविजुअल पर्सन या कंपनीज जो विच इज इन राइवल अगेंस्ट ईच अनदर, एंड इन बिजनेस अ कंपनी in the same industry or a similar industry which offers a similar product or service, यानी कि सेम इंडस्ट्री में हो या सिमिलर इंडस्ट्री हो, राइट, सिमिलर सी नीड को सेटिस्फाई करते हो, सिमिलर against rivalries चल रही है, which means you are trying to snatch the market, you are trying to जो tap the market share, right, और प्रॉफिट मार्जिन जो टैप करने की कोशिश करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यू कैन सी बर्गर किंग, मैकडी, ड्यूरासेल, एनर्जाइजर, मास्टरकार्ड एंड वीजा, ये कहीं ना कहीं आपस में ही कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के। एनी डाउट क्लास? नो सर। ना टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कुछ टाइप्स होते हैं कॉम्पिटिटर्स के। फर्स्ट इज द रिलैक्स्ड कॉम्पिटिटर्स। रिलैक्स कॉम्पिटिटर मींस दे आर फेल टू रिएक्ट, लिखा हो ब्रैकेट में, मींस इफ समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन द मार्केट, सारे कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट करते हैं कि कौन सबसे पहले किसी भी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेगा, राइट, कौन सबसे पहले जो है मार्केट को टैप करेगा, टारगेट करेगा। तो कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर होते हैं जो रिलैक्स मोड में रहते हैं, अपनी जो भी स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, दैट इज कॉल्ड रिलैक्स कॉम्पिटिटर, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, राइट। टाइगर कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स क्विकली, अगर एक ने एडवर्टीजमेंट निकाली तो दूसरा भी कॉम्पिटिटर अपनी एडवर्टीजमेंट सिमिलर सा लेकर आता है, राइट। अगर एक ने कोई सेल्स प्रमोशन स्कीम निकाली तो दूसरा भी लेकर आता है, राइट। एक ने कोई अभी एक रिसेंटली अगर आपने देखा हो मर्सिडीज का और बीएमडब्ल्यू का, राइट, कंपटीशन जो है बहुत फाइट, हेड टू हेड कंपटीशन चलता रहता है, राइट। तो मर्सिडीज ने ऑलमोस्ट 100 इयर्स कंप्लीट करे हैं। क्लास एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो अभी 100 इयर्स कंप्लीट करे हैं, तो दे आर कांग्रेस 100 years excitement, 100 years of excitement, right, previous 30 years were boring, उन्होंने ये कमेंट किया उसको, राइट। वन साइड यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग कि आपने 100 साल कंप्लीट कर लिए और ये बहुत एक्साइटमेंट थे क्योंकि कंपटीशन देखने को मिला, और उससे पहले के 30 साल बड़े बोरिंग थे। तो इसमें एक जो हिडन मैसेज है वो ये है कि दे आर शोइंग that you are having 100 years of experience but we are having 130 years of experience, right। तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपने आप को भी सुपीरियर शो करने की कोशिश की जा रही है, तो जो रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को, राइट। सेलेक्टिव कॉम्पिटिटर्स चूज केयरफुली एंड स्ट्रेटेजिकली, जो अपने कॉम्पिटिटर्स को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हर मार्केट में अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइट। कुछ बिल्कुल आपको डायरेक्ट मिल जाए, जैसे कोक एंड पेप्सी फाइट करते हैं, वो जो है कोक जो है किसी छोटे ब्रांड को या अनब्रांडेड प्रोडक्ट को अपना कॉम्पिटिटर, आपने देखा होगा कि मार्केट में सोडा जो है वो भी सेल होता है थ्रू मशीनरीज, 5 रुपीज 10 रुपीज पर ग्लास। कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो बेवरेजेस इंडस्ट्री का मार्केट शेयर लिया हुआ है, राइट, बट वो कोक और पेप्सी के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है, वो सेलेक्ट करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर, वो कहीं ना कहीं उनको काउंट में बहुत कम लेके चलते हैं, राइट। तो सेलेक्टिव कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो अपने कुछ वन और फ्यू कॉम्पिटिटर्स को सेलेक्ट करते हैं और उनके हिसाब से उनको स्टडी करते रहते हैं, उनके हिसाब से स्ट्रेटजी डेवलप करते रहते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज अनप्रेडिक्टेबल कॉम्पिटिटर्स। अनप्रेडिक्टेबल कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। जो सेम एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूँ कि अभी तक लगता था कि सोडा सेलिंग वाले जो है ये कॉम्पिटिटर नहीं है, इनको कहीं कंसीडर ही नहीं किया जाता, लेकिन स्लोली स्लोली दे आर ग्रोइंग, क्योंकि जो हम
₹35 की बोतल ना लेके वो ₹5 का ग्लास भी ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से लो पेइंग कैपेसिटी कंज्यूमर के रीच में उसका एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देना कहीं ना कहीं उनके बेवरेज इंडस्ट्री के मार्केट को स्नैच करना ही है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल कॉम्पिटिटर जो डिफिकल्टी से आइडेंटिफाई हो पाते हैं और लोगों को बाद में पता चलता है कि दे आर आल्सो आवर कॉम्पिटिटर्स। एनी डाउट क्लास? No. क्लास am I clear? Yes, sir. Now competitive environment, हमने types of competition और types of competitor पढ़ लिया। Competitive environment वो होते हैं is the dynamic external system in which a business competes and function. The more sellers of a similar product or services, the more competitive the environment in which you compete, right? यानी कि जितने ज्यादा आपके सिमिलर या सेम प्रोडक्ट सेल करने वाले जो एंटिटीज आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेंगी, आपका कंपटीशन उतना ही बढ़ता चला जाएगा, आपका जो कंपटीशन है कट थ्रोट होता चला जाएगा, राइट। नीचे का एग्जांपल दिया, लुक एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट, देयर आर सो मेनी चूज फ्रॉम द कंपटीशन इज हाई। यानी आप जब भी जोमेटो पे लॉगिन करते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट चाहे आप फिजिकल फॉर्म में या वैसे जाओ, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेयर्स आ गए हैं। नाउ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, डिफरेंशिएशन एंड टेक्नोलॉजी। रेगुलेशंस क्या कहते हैं? हर कंट्री में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो अलग अलग है। अब कॉपीराइट है, अगर किसी ने कोई कंटेंट लिखा और उसका कॉपीराइट नहीं लिया तो डेफिनेटली उसका कॉम्पिटिटर उसको कॉपी कर सकता है। किसी ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई या कोई भी प्रोसेस लेकर आए या एसओपी लेकर आए लेकिन उसका उन्होंने पेटेंट नहीं कराया, राइट, एज पर लॉ, तो दूसरी कंपनी भी उसको यूज कर सकती है। तो रेगुलेशंस क्या है हर कंट्री में वो मैटर करता है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से जो आपके आइडेंटिफाई हो रखे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहे हैं और आपको हिट कर रहे हैं, वो मैटर करते हैं। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि डोमिनोज का मैकडी या बर्गर किंग हो सकते हैं। तो वो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और कौन कौन से हैं जो आपको हिट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। देन योर डिफरेंशिएशन, हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद द कॉम्पिटिटर्स। हमेशा कॉम्पिटिटिव एज वही होता है कि आप अपने जितने भी कॉम्पिटिटर से कुछ ऐसा एक एट्रीब्यूट है जो डिफरेंशिएट कर पाते हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ योर आफ्टर सेल्स सर्विस हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिटी हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर लो प्राइस, एनीथिंग जिसमें आप अपने आप को बेस्ट बताते हो, तो दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एज। तो हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, so that is differentiation and technology. Definitely nowadays all companies are working with the technology, right? उनको कहीं ना कहीं अब वेबसाइट पहले बनाना काइंड ऑफ मैंडेटरी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा सिस्टम आ चुका कि हर कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग भी रन करनी है और अपनी मोबाइल ऐप भी बनानी है, अदरवाइज वो मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कितनी है, आप कितनी, आपका टैट क्या है, टर्न अराउंड टाइम है, कितनी स्पीडली आप रिस्पॉन्स करते हो अपने कस्टमर को, राइट। So these are few elements: regulatory, direct competitor, indirect competitor, differentiation, technology, जो कि competitive environment को reflect करते हैं। Is that clear, class? Yes. Now analysis of competitive environment, जब भी हम competitive environment को analyze करते हैं, हमें कुछ चीजों को identify करना होता है, इन factors को ध्यान में रखना होता है। Competitor strength, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमें उनको इन डेप्थ उनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हो बहुत 3-4 नाम लिख देते हो, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आप पूरा स्टडी करते हो, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ क्या क्या है वो आप स्टडी करोगे, राइट। कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस क्या है वो आप स्टडी करोगे, राइट। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी क्या है, what kind of strategy they are formulating, आप उनको पहले स्टडी करोगे तब जाके आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर पाओगे, राइट। देन योर कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अभी आपको इसमें एक चेकलिस्ट काइंड ऑफ टेबुलर फॉर्म में चार्ट डेवलप करना पड़ता है। कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2, जो भी आपके हैं उनका नाम लिख के 3, 4, 5, और आपको पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ते हैं, सेल्स, प्रमोशन, एक्सपेंशन, इस तरीके से आप 5, 7, 8 जो है इसमें आप पैरामीटर्स बनाएंगे,
लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उसमें पैरामीटर्स में टिक करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। और आपको करंट परफॉर्मेंस तो देखनी ही होती है, उनकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी करनी पड़ेगी, यानी प्रीवियस ईयर्स में वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे, राइट। आपको उनका प्रीवियस ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी चेक करना पड़ेगा, राइट, सो दैट यू कैन डेवलप योर स्ट्रेटजी कि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, राइट। देन कंपटीशन लेवल लो है या हाइपर कंपटीशन है, राइट। ब्लू ओशियन है या रेड ओशियन है, व्हाट डज इट मीन ब्लू ओशियन एंड रेड ओशियन? भाई अब तो एमसीक्यू आता है, अगर पूछ लिया ब्लू ओशियन स्टडी रेड ओशियन स्टडी तो पता होना चाहिए। सर ब्लू ओशियन में कंपटीशन कम होता है, रेड ओशियन में कंपटीशन ज्यादा होता है। वेरी राइट, ब्लू ओशियन में कंपटीशन कम होता है, आपका नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, और रेड ओशियन में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं और हाई लेवल का कंपटीशन होता है, तो आपको कंपटीशन का लेवल भी स्टडी करना पड़ेगा, राइट। देन योर कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके क्या रिएक्शन है, वो ऑफेंसिव है, डिफेंसिव है। कई कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं जो खुद अटैक करते हैं, दूसरे पे वेट नहीं करते हैं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ वेट करते हैं कि जब कोई अगर हम पे अटैक करेगा तो हम डिफेंसिव स्ट्रेटजीज को लेके चलेंगे, राइट। सो आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटर्स को उसके स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वीकनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी करंट परफॉर्मेंस एंड प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंसेस, द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री एंड हाउ डू योर कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट, ये सारी चीजें आपको इसमें एनालाइज करनी पड़ती है। एनी डाउट क्लास? नो सर। ये जब एक्सप्लेन करेंगे इन पॉइंट्स को, तो आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट लिखना नहीं होगा। आई होप अपने आप कर सकते हैं इतना तो आप। ओके, टाइम कम बचा है, शुड आई स्टार्ट? चलो कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर वो कैसा है, राइट, उसको स्टडी करना भी जरूरी होता है। अभी तो आपने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को स्टडी किया है, एनालिसिस, और स्ट्रक्चर एक इंडस्ट्री में कैसे बनता है, राइट, उसको स्टडी करने के लिए हमें एक 5 फोर्सेस मॉडल मिला हुआ है, विच वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर इन 1979, राइट, कि ये जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होते हैं वो आपकी इंडस्ट्री को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, राइट। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो आपकी इंडस्ट्री के जो फैक्टर्स हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी हाई है वो बताता है, एज वेल एज आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इन सारे फोर्सेस को पढ़ के, आई होप ये जो आपका 5 मॉडल फोर्सेस है ये आपने पहले भी किसी न किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या बिजनेस एनवायरनमेंट में, या राइट। सो इसे करते आगे हम, इसमें माइकल पोर्टर की जो 5 फोर्सेस है, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर या कस्टमर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटिव राइवलरी विद इन एन इंडस्ट्री। पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने क्लास? क्लास, एम आई ऑडिबल? यस सर। पहले पढ़ा हुआ है कभी? यस सर। थोड़ा सा बता दो क्या होता है। देखो, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को हम जो है 5 फैक्टर से आपके, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड राइवलरी। तो इसको हम 2 तरीके से डिवीजन करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपटीशन बेस्ड फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल कंपटीशन बेस्ड फोर्सेस में आप बिजनेस को देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल पे। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपके न्यू एंट्रेंट्स यानी आपके सिमिलर टाइप के प्लेयर्स कितने आ रहे हैं, थ्रेट आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट सेल करने वाले प्लेयर्स मार्केट में कितने हैं, राइट, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में राइवलरी कितनी इंटेंसिव है, राइट। तो ये तो हो गया आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप अपने कंपटीशन को व्यू कर रहे हैं। एक होता है वर्टिकल लेवल पे। वर्टिकल मींस यू सपोज इफ यू आर एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर,
राइट। तो अगर आप फॉरवर्ड जाते हो, फ्रंट साइड में जाते हो, तो आपका जो है कस्टमर होगा, रिटेलर होगा ये, और अगर आप बैक साइड में जाते हो तो आपके सप्लायर्स होते हैं, राइट। तो वर्टिकल लेवल ऑफ कंपटीशन होता है कि आपके सप्लायर लेवल पे कंपटीशन कैसा है और आपके कस्टमर लेवल पे कंपटीशन कैसा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल कंपटीशन। तो आपको इसमें दो कैटेगरी समझ आइए बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल 5 फैक्टर्स है टोटल, इसको हॉरिजॉन्टल कंपटीशन बेस्ड फोर्सेस कौन से हैं और आपके वर्टिकल कंपटीशन बेस्ड फोर्सेस कौन से हैं। एनी डाउट क्लास? नो सर। ओके, थैंक यू। इसको डिटेल में हम पढ़े क्योंकि जब आपका ये टॉपिक आता है पेपर में तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करनी है, हर पॉइंट के साथ उसके सब पॉइंट्स भी, राइट। सो सबसे पहले इसमें हम जो करते हैं वो आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होता है? जो भी आपकी इंडस्ट्री में अगर 5 या 7 या 10 प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, राइट, और आपकी इंडस्ट्री में एंटर करना, कई ऐसे बिजनेस होते हैं, मतलब गन का लाइसेंस लेना आसान लगता है वहां पे, लेकिन उन बिजनेस को स्टार्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतनी रेगुलेशंस है, राइट। तो हमें ये देखना है कि न्यू एंट्री का आना कितना आसान है, जितना आसान होगा उतने ही ज्यादा थ्रेट आपके नए एंट्रेंट्स वाले बढ़ते जाएंगे। अगर आपकी इंडस्ट्री में न्यू एंट्री के रेगुलेशन डिफिकल्ट है तो आपको ये वाला थ्रेट कम होने वाला है, राइट। अब वो कैसे तय होता है कि वो आसान है मुश्किल है, वो तय होता है आपके राइट साइड में, यू कैन सी द सब पॉइंट्स थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अंदर। बैरियर्स टू एंट्री, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, cumulative experience, government policies, access to distribution channels, switching cost, right? Which means आपकी एंट्री में किसी भी इंडस्ट्री में आने के लिए कितने बैरियर्स है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी जो परमिशंस लेनी पड़ती है, तो वो आपके बैरियर हो गए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस आप अगर 10, 20, 50, 100 यूनिट के साथ मार्केट में आ रहे हो तो आप टिक नहीं पाओगे। आपको एकदम से 10,000, 20,000, लाख यूनिट के साथ मार्केट में आना है, आप इतने लेवल का हाई प्रोडक्शन करोगे तभी आप टिक पाओगे, तभी आप कॉस्ट मैनेज कर पाओगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? जब आप मास प्रोडक्शन करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है एवरेज वो कम होने लगती है पर यूनिट, राइट। अगर आपकी प्रोडक्शन कम करे, सपोज आपने 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं इनिशियली क्योंकि सेल ही नहीं है आपके पास, तो 100 यूनिट में आपकी कॉस्ट जो है 10 रुपए वाली चीज 20 में प्रोड्यूस हो रही है। अगर वो 20 में प्रोड्यूस हो रही है तो आप आगे सेल कैसे करोगे, मार्केट में कैसे कंपटीशन फेस करोगे? तो कहीं ना कहीं मजबूरी आती है कि जो इस लेवल का प्रोड्यूसर हो कि वो आते ही 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा या 1 लाख यूनिट सपोज प्रोड्यूस करेगा, तभी वो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ले पाएगा, अदरवाइज वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज वन ऑफ द फैक्टर कि क्या लोग उस लेवल, लार्ज लेवल के प्रोडक्शन के साथ एंटर कर पाते हैं। ब्रांड लॉयल्टी, आपकी इंडस्ट्री में ब्रांड लॉयल कितने हैं बेटा? एक लास्ट 1 मिनट इज गोइंग ऑन, सो आई थिंक वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो हाफ पार्ट है लगभग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट, एटीओपी के साथ। उसके बाद आपका इंटरनल एनालिसिस शुरू होगा। इंटरनल एनवायरनमेंट, अभी तक हम एक्सटर्नल पढ़ रहे थे, और इंटरनल एनवायरनमेंट में हम करेंगे तो आपका फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। क्लास, आर यू अवेयर अबाउट योर सबमिशन डेट ऑफ योर असाइनमेंट फ्रॉम यूनिट 1? Yes, sir. कब है? 31st. और आज क्या है? 30th है ना। सो आई होप सबको पता होगा